स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके हिंदी की क्लास में। पिछले वीडियो में हमने मियां नसीरुद्दीन जी वाला जो पाठ है उसके बारे में पढ़ा, उसका सारांश देखा। उसमें कैसे लेखिका एक पत्रकार होते हुए भी अपनी पहचान छिपाकर मियां नसीरुद्दीन जी से विनोद भाव में बातें करती हैं, चर्चा करती हैं। वो जो भी प्रश्न जानना चाहती हैं वह जानने का प्रयास पूरा करती हैं और उनको उत्तर मिलता भी है, क्योंकि लेखिका ने किसी के द्वारा यह सुना था कि जो मियां नसीरुद्दीन जी हैं वह ख़ानदानी नानबाई हैं और वह मशहूर हैं। तो इसी के बारे में पता लगाने के लिए जो लेखिका हैं वह गई थी मियां नसीरुद्दीन जी के पास, पता लगाने के लिए कि क्या कुछ ऐसा सच में है या नहीं है। तो इसी के बारे में, और मियाँ भी कम अनुभवी नहीं थे। वो जैसे ही देखते हैं तुरंत ही पता लगा लेते हैं, लेखिका को देख करके बोलते भी हैं कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हैं, आप पत्रकार तो नहीं हैं, क्योंकि मुझे पत्रकार जो होते हैं उनसे बहुत चिढ़ है। समाचार पढ़ने वाला, समाचार को इकट्ठा करने वाला, मैं दोनों को ही निठल्ला समझता हूँ। वो दोनों को ही बिना ज़रूरत वाला समझते थे, दोनों को ही महत्व नहीं देते थे। लेकिन इसके बावजूद लेखिका उनसे विनोद करते हुए कैसे सूझबूझ से प्रश्न पूछती हैं और अपने प्रश्न का उत्तर जानती हैं, क्योंकि लेखिका के मन में यह प्रश्न था कि क्या वाकई में जो यह फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, इन्होंने सीखा कहाँ से है? क्या इन्होंने अपने परंपरागत जो इनका व्यवहार है, जो इनका परंपरागत इनका व्यवसाय है, उसको इन्होंने सच में वैसे ही निभाते आ रहे हैं या फिर कहीं से सीख करके आए हैं? कुछ ऐसा ही प्रश्न पूरी तरीके से पूछती हैं लेखिका मियां नसीरुद्दीन जी से और वह उत्तर भी पाती हैं। आइए अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाठ में आपके जो पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। और इसी के साथ यह भी बताता चलूं कि पाठ के पीछे के प्रश्नों के साथ साथ आपको पाठ अच्छे से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कंठस्थ रहे पूरी कहानी का सार, जिससे कि आप कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर बता सकें। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? जो मियाँ जी थे वह ख़ानदानी नानबाई थे, वह मशहूर थे। मसीहा मतलब ये थोड़ा सा इनकी तारीफ़ करने के लिए की गई है। इसका मतलब होता है ईश्वर का दूत या फिर ईश्वर के द्वारा भेजा गया। तो यहाँ पर ये ईश्वर के द्वारा तो भेजे नहीं गए थे। तो नानबाइयों का मसीहा मतलब नानबाइयों के ही द्वारा यह भेजे गए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये परंपरागत तरीके से व्यवसाय कर रहे थे। अपनी इनकी जो पीढ़ियाँ थी पहले की, वो भी जो कार्य कर रही थी वही करते आ रहे थे। तो वहीं से इन्होंने सीखा था और इन्होंने इतना अच्छे से अपने कार्य को सीख लिया था कि इन्हें यह नानबाई का मसीहा की उपाधि दे दी गई थी। क्या है? मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी बनाने की कला का जो बखान है स्वयं करते हैं। स्वयं करने का मतलब ये है कि वो खुद बताते हैं कि मैं स्वयं करने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी तारीफ, वो ये सिर्फ ये बताते हैं कि हमारी जो पहले की पीढ़ियाँ थी वह भी यही कार्य करती थी, हम भी यही कार्य कर रहे हैं। और उसमें वे 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो हमने बताया कि उनका ख़ानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है, तो वो जो कई प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, प्रसिद्ध थे, इसीलिए उन्हें जो नानबाइयों का मसीहा की उपाधि दी गई। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। ये हम जब पाठ पढ़ रहे थे, लेखिका कैसे बातें कर रही थी, उससे वो कैसे उत्तर दे रहे थे उसके बारे में पता चलता है। नानबाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनका मानना यह था कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। वो ये कहते थे कि जो नानबाई होता है वह केवल रोटी बनाता है, लेकिन यदि हम वो कार्य को अपनी रुचि से, लगन से करते हैं तो हर कोई भी उसमें पारंगत हो सकता है और ये जो उपाधि है नानबाइयों का मसीहा, ये उसको प्राप्त जरूर कर सकता है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं।
हाँ, तो इसका जो उत्तर हुआ वो क्यों कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह ऐसे रोटी बनाते ही थे, उनके पास 56 प्रकार की रोटियों को बनाने की कला थी और जिस अंदाज से वो रोटी बनाते थे उसकी वजह से उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो अभी शुरुआत में हमने बताया कि वह प्रसिद्ध थे, उनके बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी थी। तो लेखिका कुछ उनके प्रश्न थे, उनके जो पूर्वज थे उनको लेकर, रोटियां बनाने को लेकर, और रोटियां बनाने का उनको जो तरीका पता था वो कैसे सीखे, इन सभी के बारे में जानने के लिए गई थी। क्या है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी क्योंकि वह रोटी बनाने की कारीगरी के बारे में जानकारी हासिल करके दूसरे लोगों को बताना चाहती थी, और इसके साथ साथ वह लेखिका जो थी वह जानना चाह रही थी कि क्या ये जो तरीका सीखे हैं ये तरीका इनको पता कैसे चला, जिससे कि और लोगों को भी वो बता सकें कि आप भी यही तरीका अपनाइए और आपको भी जो रोटी बनाने की महारत मियां नसीरुद्दीन जी को हासिल है वो आम लोगों को भी हासिल हो जाएगी। मियां नसीरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी कि कैसे वह 56 प्रकार की रोटियां बनाने के जो कला है वो सीखे कैसे, और उन्होंने मियां नसीरुद्दीन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। एक पत्रकार होने के नाते वह उनकी कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी, क्योंकि पत्रकार का काम ही होता है कि वह कितनी ज़्यादा अनोखी बात को सबसे पहले प्रकाशित करे। और अगर मियां नसीरुद्दीन जी जो प्रसिद्ध नानबाई थे उनके बारे में अगर ऐसी कोई जानकारी लेखिका प्रकाशित करती समाचार पत्र में तो इनको अलग ख्याति प्राप्त होती, जो ख्याति मियां नसीरुद्दीन जी को रोटी बनाने में प्राप्त थी, कुछ वैसे ही ख्याति इनको भी मिलने लगती कि जो लेखिका है इनकी जो खबरें होती हैं वो सबसे अलग होती हैं, और इसके साथ साथ जो लेखिका की खबरें हैं, कृष्णा सोबती जी की खबरें हैं, वह वाकई में वही होती हैं जो कि धरातल पर होती हैं, ऐसे नहीं बनावटी होती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? बादशाह का नाम आते इसलिए ख़त्म होने लगी क्योंकि मियां जी जो थे वह विनोदवश बातें करते करते उन्होंने बोल दिया था वाकई में मियां जी के घर से कोई उनका पूर्वज बादशाह के यहाँ काम नहीं किया था, और ना ही वो उनके जो बादशाह के यहाँ जब काम नहीं किए थे तो उनको पकवान बनाए ही कैसे थे। जो बात हुई थी कि कोई बिना ऐसा कोई पकवान बनाइए जो पानी से ना पके ना आग के द्वारा पकाया जाए, तो ऐसा कोई था ही नहीं, क्योंकि वो बादशाह के यहाँ काम करते ही नहीं थे। तो जब ये बातें सत्य नहीं थी, तो जो बातें सत्य नहीं होती हैं वहाँ पर जो कोई भी मनुष्य होता है वह थोड़ा सा डगमगा जाता है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वही बातें हैं कि लेखिका ने जब मियां नसीरुद्दीन से उनके ख़ानदानी नानबाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए भी रोटी बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी। सच्चाई यह थी कि वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे, ना ही उनके परिवार का किसी बादशाह से संबंध था। मतलब है कि उनके परिवार से किसी ने कभी बादशाह के यहाँ कोई काम नहीं किया था। उन्होंने सारी बातें अपने बुजुर्गों से सुन रखी थी। मतलब ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, त्रुटि है, ये राखी है नहीं रखी थी। तो उन्होंने कुछ सुना, उन्होंने कुछ ऐसा जाना मतलब देखा नहीं था, वो केवल अपने पूर्वजों से जैसे कहानियाँ सुनते हैं ना, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वज बता दिए थे। बादशाह का बावर्ची, यहाँ पर बादशाह का बावर्ची होने की बात उन्होंने अपने परिवार की बढ़ाई करने के लिए कह दिया था। बादशाह का प्रसंग आते हुए बेरुखी दिखाने लगे, यही वजह थी, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी तारीफ़ करने के लिए ऐसा प्रयोग किया था, अति संयोक्त थी वहाँ पर। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। ये उस समय का कथन है जब लेखिका उनसे प्रश्न कर रही थी, तो वहाँ उनके जो चेहरे पर था
उनको देख करके, उनके चेहरे का हाव भाव देख करके उन्होंने फिर अगला प्रश्न नहीं करने का निर्णय ले लिया। ये हुआ कब था? ये तब हुआ था, इस कथन से पूर्व लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन जी से पूछा था कि उनके दादा और वालिद मरहूम किस बादशाह के यहाँ शाही बावर्ची खाने में खिदमत करते थे। मतलब जब उन्होंने तारीफ़ करते हुए कहा कि हमारे जो पूर्वज थे वो बादशाह के यहाँ भी काम कर चुके हैं, तो वही उन्होंने पूछा कि किसके यहाँ काम किए थे। इसी पर उनका आत्मविश्वास कम हो रहा था, तो यहीं पर उन्होंने निर्णय लिया कि अब इसके आगे का प्रश्न हम नहीं पूछेंगे। क्या था? इस पर मियाँ बिगड़ गए और उन्होंने खफा होकर कहा, क्या चिट्ठी भेजोगे जो नाम पूछ रहे हो? इसी प्रश्न के बाद उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। उनके चेहरे पर ऐसा भाव उभर आया। क्या आया? कि वे किसी तूफान को दबाए हुए बैठे हैं। मतलब ये कोई ऐसी बात है जो उन्होंने कह दिया था, अब वह उसमें थोड़ा भी जरा सा भी जो इंटरेस्ट है वह नहीं ले रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं। उसके बाद लेखिका के मन में आया कि पूछ लें कि आपके कितने बेटे बेटियां हैं। ये थोड़ा सा उनके मन को बहलाने के लिए, उनका जो आत्मविश्वास था वो डगमगा रहा था, क्योंकि झूठी बातों पर हम पूरे तरीके से अच्छे से बात नहीं बता पाते हैं। तो उनको लग गया कि ये बातें सही नहीं है, तो वहाँ से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्होंने उनके परिवार के बारे में चर्चा की, बेटे बेटियों के बारे में। किंतु लेखिका ने उनकी दशा देखकर यह प्रश्न भी नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हम पूछें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ है तो उनको लगा कि यह भी पूछना सही नहीं है। फिर लेखिका ने उनसे जानना चाहा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें मजदूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों का नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। ये ठीक वैसे ही है कि यहाँ रोटियों के नाम गिनाने का मतलब है थोड़ी सी अपनी तारीफ़ें बता रहे हैं कि हमको इतनी बातें पता हैं, जिससे लेखिका जो जानना चाह रही है उस बात को वो दबा सकें। इस प्रकार मियाँ नसीरुद्दीन के गुस्से के कारण लेखिका को लगा कि अगर कोई और प्रश्न पूछा तो उसे जाने के लिए कह देंगे, इसलिए वे उनसे व्यक्तिगत प्रश्न ना कर सकी। क्योंकि शुरुआत में ही जानने के लिए कह देंगे का मतलब ये इसलिए क्योंकि शुरुआत में ही लेखिका जब वहाँ गई थी मियाँ जी के पास, तो मियाँ जी ने तुरंत कहा था कि मुझे समाचार पत्र पढ़ने वाले, समाचार इकट्ठा करने वाले, दोनों से ही मुझे थोड़ी सी भी रुचि नहीं है बात करने में। मैं इन दोनों को निठल्ला, मतलब इनको महत्वहीन समझता हूँ, उनको कोई महत्व नहीं देते थे। यहाँ एक शब्द आया है शागिर्दी। शागिर्दी का मतलब होता है, यहाँ पर विद्यार्थी आएगा, सीखने वाला। यहाँ पर शिष्य का भाव हम रख सकते हैं। ये जो सीखने वाला होता है उसके लिए हम करते हैं। अब और ख़ास किसी भी क्षेत्र में जो सीखने वाला होगा, जो नीचे उसके, तो यहाँ पर हम नीचे का मतलब उसके बाद जो सीखेगी, जिसके द्वारा। तो शागिर्दी का मतलब यहाँ उनका अनुसरण, मतलब वो एक कारीगर हैं तो दूसरा कारीगर उनसे ही सीख रहा है तो उनका शागिर्द कहलाएगा। ठीक है ना? ये विद्यार्थी से कुछ संबंधित होगा, मतलब सीखने वाला। आगे पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। तो यहाँ पर लेखिका ने किस प्रकार से जो मियाँ नसीरुद्दीन जी का पाठ है उसके बारे में बताया है, और पाठ में मियाँ जी के बारे में बताया है, क्या कुछ करके उसके शब्द चित्र का मतलब शब्दों के माध्यम से किस तरह की बातें उन्होंने शामिल किया है इस पाठ में। नानबाई नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों, स्वभाव का। व्यक्तित्व कैसा था उनका? बहुत निश्चल थे वह, और रुचियाँ उनकी रोटी बनाने में, और उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा, मतलब हर किसी से वह प्रेम रखते थे, किसी से भी बैरभाव नहीं रखते थे। व्यक्तित्व वे बड़े ही बातूनी और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे। मतलब ये कि बातूनी का मतलब वो बातें करते थे, ऐसी बातें करते थे जो कि बातों से कुछ निष्कर्ष निकले। ऐसा नहीं कि बातूनी का मतलब किसी अलग अर्थ में ले जाएं। बातूनी का मतलब किसी भी, अगर आप थोड़ा सा, जैसे लेखिका ने उनसे थोड़ा सा प्रश्न जब किया कि आप
ये परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, तो उन्होंने बातूनी करने का मतलब है कि थोड़ी सी तारीफ़ करते हुए आगे बढ़ गए कि हमारे जो पूर्वज थे तो बादशाह के यहाँ काम कर चुके हैं। ये ऐसी वाली बातूनी की बात यहाँ की गई है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले मतलब है अपने ही द्वारा अपनी तारीफ़ें करते थे, अपने गुण को बताते थे। तारीफ़ें करने का मतलब कि वो कैसे किस तरह से, जैसे इसका वो उदाहरण तब देखने के लिए मिलता है जब लेखिका प्रश्न करती है कि आप ऐसे सीखे कैसे, तो कहते हैं कि जब कोई मदरसा में जाता है तो पहली पढ़ता है, दूसरी पढ़ता है, उसके पहले भी कुछ कक्षाएं पढ़ता है, डायरेक्टली वह स्कूल में डायरेक्टली वह पहुंच जाता है, तो सब कुछ पहले एक ही बार में नहीं सीख लेता है, वह क्रमशः चीज़ों को सीखता है। उनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही साधारण सा था, पर वे बड़े मसीही अंदाज में रोटी पकाते थे। मतलब ये कि जैसे लगता था कि ये कहीं से दूसरे जगह से आए हैं, इनको सब पहले से पता है, इनका तरीका अलग था। स्वभाव, उनके स्वभाव में रुखाई अधिक और स्नेह कम था। थोड़ा सा रुखाई कम मतलब ये नहीं कि यहाँ पर स्नेह कम था, कि ये दिखाते थे वह कि ये लेखिका के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर लेखिका क्योंकि समाचार पत्र की तरह समाचार पत्र में काम करने वाली थी, वो पत्रकार थी, तो इसलिए यहाँ पर उनके साथ रुखाई अधिक और स्नेह कम था का मतलब ये कि यहाँ पर लेखिका जो मियाँ नसीरुद्दीन जी थे वह बातों बातों में बोल भी देते थे कि मुझे, जैसे ये कह देना कि मैं समाचार पत्र पढ़ने वाले और समाचार पत्र के लिए काम करने वाले दोनों को निठल्ला समझता हूँ, तो यहाँ पर ये वही है। वे सीख और तालीम के विषय में बड़े स्पष्ट थे। तालीम मतलब सीखना, ये शिक्षा, और बड़े स्पष्ट थे मतलब कि उनका ये मानना था कि काम तो करने से ही आता है, वे सदा काम में लगे रहते थे और बोलते भी अधिक थे। मतलब ये कि जब तक कोई सीखेगा नहीं तब तक कोई कुछ ग्रहण नहीं कर सकता है, उनका ये मानना था। रुचियाँ, उनकी रुचियाँ क्या थी? वे स्वयं को किसी पंच हजारी से कम नहीं समझते थे, बिल्कुल बहुत महत्व देते थे। और उसके साथ साथ बादशाह सलामत की बातें तो ऐसे बताते थे मानो अभी बादशाह के महल से ही आ रहे हों, उन्होंने जो बताया था। इसके बाद उनकी रुचि उच्च पद, मान और ख्याति की ही थी, वे अपने हुनर में माहिर थे। उदाहरण, इन सब बातों का उदाहरण कब मिलता है? ये पंच हजारी वाला, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं, मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, ये सब ऊपर की बातों के उदाहरण हैं। इन सब ये जो शब्द चित्रण है, ये सब लेखिका ने उन्हीं के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए? मियाँ नसीरुद्दीन जी के लिए। ये शब्द चित्रण यही हुआ। इन्हीं शब्द चित्रण को ये इस तरह से हमने यहाँ बताया। तो पूरा ये प्रश्न पूरा हुआ, आपके पाठ के पीछे के जो अभ्यास प्रश्न हैं, और आशा करते हैं कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझ में आएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के साथ। उसमें आप देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इसमें केवल 5 ही प्रश्न हैं, पाठ बड़ा है, तो ज़रूर उसमें कुछ संभावित प्रश्न बनेंगे। उन प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए।